हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मिशन 360 पर आप सभी का मैं शुभम आप स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फिज़िकल ज्योग्राफी का है और ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, क्या क्या अवधारणाएं हैं जो दी गई, क्या क्या संकल्पनाएं हैं, बेसिकली हाइपोथेसिस किस तरह की है, ओरिजिन कैसे होता है अर्थ का, ये देखेंगे। तो इसमें बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, जिसमें से कुछ हेडिंग्स हैं कि जैसे अद्वैतवादी का संकल्पना या पेरेंटल या मोनोइस्टिक जो आपकी हाइपोथेसिस थी। फिर डुअलिस्टिक है द्वैतवादी संकल्पना या द्वैतवादी सिद्धांत, और लास्ट है मॉडर्न या आधुनिक सिद्धांत। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके कॉमेट हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, मैं टिक कर दे रहा हूँ, कॉमेट हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, ठीक है। उसमें बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, उसके बाद टाइडल हाइपोथेसिस, फिर ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को बेसिकली इसमें हेडिंग वाइज टोटल लेक्चर एक ही पेज में ख़त्म हो जाएगा। इसमें कहानी जैसा है जिसके बारे में बताता जाऊँगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है मैंने, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एक हाइपोथेसिस हेडिंग बाय हेडिंग क्लियर होती जाएगी अगर आप मेरी बातों को कंसंट्रेट होकर के सुनते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अद्वैतवादी संकल्पना। ये पेरेंटल हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है। ये कहता है कि जैसे जो हमारा सौर मंडल है, यानी कि ग्रह और पृथ्वी सबको मिला करके जो सोलर सिस्टम है, उसका जो ओरिजिन है वो एक तारे से होता है। यानी कि सपोज करिए कि पहले कोई तारा था, उसी तारे से आपका बाकी सब कुछ ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले हमारा आता है कॉमेट हाइपोथेसिस, ठीक है ना। इसके अंडर में कॉमेट हाइपोथेसिस आता है, यानी कि पुच्छल तारा परिकल्पना। इसको दिया कौन था, तो मैं छोटे छोटे वर्ड्स में यहाँ पे लिखूंगा और डिलीट करता रहूँगा। इसको दिया था कास्ते द बफन ने, ठीक है ना, कास्ते द बफन ने दिया था। इन्होंने बताया, ऐसा इनका मानना था कि सपोज करिए कोई हम लोग का, ये हम लोग का है सन, ठीक है ना। इसके पास क्या था कि एक पुच्छल तारा घूमता हुआ आ गया, जिसका मैंने फोटो बनाया था लास्ट लेक्चर में, ठीक ना। ये थोड़ी ब्राइट सी इसकी पूछ और ये इसका हेड, ठीक है ना। पुच्छल तारा जो है हमारे सन के पास घूमता हुआ आया और सन से टकरा गया। बहुत भारी मात्रा में पदार्थों का जो है उत्सर्जन हुआ, ठीक, मतलब एक्सक्रेशन ऑफ मटेरियल या मैटर्स, ठीक ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यही जो पिंड थे, ये जो पदार्थ थे, धीरे धीरे कालांतर के साथ जैसे समय बदला, ये ग्रहों में, उपग्रहों में, तथा उसके अलावा जो भी मेटेरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, वो जो पड़े रहते हैं बीच में, उनमें धीरे धीरे जो है चेंजेस होते गए। इसका कोई साइंटिफिक आधार है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर ये नहीं कर सकी थ्योरी। बट कॉमेट हाइपोथेसिस यही था जिसको कास्ते द बफन ने दिया था कि हमारा जो भी निर्माण है ग्रहों का या फिर तारों का, सॉरी ग्रहों का या फिर जितने भी अन्य मेटेरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, उनका किससे हुआ है, तो इस विधि से हुआ है, इस प्रोसेस से हुआ है कि कोई कॉमेट सन से लड़ गया और इस तरह से हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है कांट गैसियस हाइपोथेसिस। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना इसको हिंदी में कहते हैं, मैं डिलीट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक। तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना क्या थी, ये 1750 के आसपास, 1750 के आसपास न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसी पे आधारित था ये। इनके अनुसार क्या होता था कि कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक ना, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब होता है कि जो आउटसाइड ऑफ द, जैसे मान लीजिए कि ये है, तो जो आउटसाइड में काम करता है, ठीक है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। किसी चीज़ को अगर नचाया जाए तो जो बाहर काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो उसके अनुसार कहते थे कि कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या आप केंद्रीय बल के प्रभाव से सूर्य से क्या हुआ कि एक नेबुला निकला। सपोज करिए कि ये सन है, ठीक है ना, ये सन है, इससे क्या हुआ कि एक नेबुला निकला, ठीक है ना, गर्म होके एक नेबुला मान लीजिए निकल गया। अब ये नेबुला यहाँ निकला, ठीक। अब यही नेबुला जो है धीरे धीरे 9 छल्लों में डिवाइड हो गया, ठीक। और यही 9 छल्ले टाइम जैसे जैसे बीता वो हमारे 9 ग्रह के रूप में दिखाई देते हैं। इन्होंने एक चीज़ और कहा कि इसमें जैसे इन्होंने लगाया एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर ठीक, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट दिया, लेकिन उसके अनुसार से अगर आप देखेंगे तो
इनका जो भी एक्सप्लेनेशन था कांट का वो गलत साबित हो गया, ठीक ना। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम से क्या होता है कि कण अगर आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि कोलिजन अगर हो रहा है दो चीज़ों का, तो उससे जो है आप स्पीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है ना। कोलिजन से आप स्पीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मे भी ऐसा हो जाए कि एक दूसरे से लड़ने पे कोई एक स्थिर हो जाए और दूसरे को पूरी तरह से, डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है, तो वो काफ़ी जो है एक डिफरेंट चीज़ हो रही थी जो कि कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रही थी। तो कांट गैसेस हाइपोथेसिस यही था कि इनके हिसाब से सूरज से जो है, सूरज मूवमेंट कर रहा है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रीय बल लग रहा है, तो उससे एक नेबुला या निहारिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो निकलती है और 9 छल्ले में विभक्त हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, नेक्स्ट है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, ठीक। लैप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस इसमें क्या होता है, तो 1796 के आसपास कांट ने जो दिया था उसको थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, रीविजिट किया, उनके जो भी थ्योरीज दी गई थी, और थ्योरीज में क्या किया कि कुछ ऐड कर दिया, कुछ रिफॉर्म कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि एक ही छल्ला पहले बाहर निकला, पहले सूरज से एक छल्ला बाहर निकला, ठीक है ना। और ये एक छल्ला धीरे धीरे 9 छल्लों में विभक्त हो गया, ठीक है ना। ये एक छल्ला धीरे धीरे 9 छल्लों में विभक्त हो गया, यानी कि इन्होंने भी सेम कंसेप्ट दिया। इससे पहले कांट क्या कहते थे कि आपके धीरे धीरे करके 9 छल्ले निकले, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि एक ही छल्ला निकला और वो धीरे धीरे जो है 9 छल्लों में विभक्त हो गया, ठीक है। और इनकी जो दिशा थी वो क्या थी, जो आपके पेरेंट छल्ला निकल रहा था उन्हीं के दिशा में घूमने लगे, ठीक ना। तो कई इस प्रकार से प्लैनेट्स बनते हैं, इसी प्रकार से हमारी अर्थ बनती है, इनका कंसेप्ट था कहने का मतलब, ठीक। इसके अनुसार क्या था कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनकी जितनी नेचुरल सैटेलाइट्स, यानी कि उनके जितने उपग्रह हैं, वो अपने जो पेरेंट ग्रह होगा, यानी कि अपने जो पितृ छल्ला है, यानी कि पितृ ग्रह जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्रह निकला, सपोज करिए अर्थ निकली, तो अर्थ से क्या अलग हुआ, उसका सैटेलाइट अलग हुआ, यानी कि मून अलग हो गया, तो मून को भी सेम डायरेक्शन में घूमना चाहिए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप सैटर्न और जुपिटर को देखते हैं तो पता चलता है कि उनके जो मून्स हैं, ठीक ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इनका भी बिल्कुल जो है एक तरह से बकवास थ्योरी हो गई कुछ टाइम बाद। लेकिन लैप्लास ने जो है कुल मिला के नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास यही था कि लैप्लास की निहारिका सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक। अब आता है द्वैतवादी संकल्पना पर। आशा करता हूँ कि आपको ऊपर की चीज़ें समझ में आई होंगी, बाकी आप इस चीज़ को कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमें कहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है मिशन 360 नाम से, आप उसे सर्च कर सकते हैं। कैपिटल में आप लिखेंगे केवल अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन में जाकर MISSION 360, ठीक है ना, कैपिटल में सब कुछ रहेगा। तो आप जब उसको सर्च करेंगे तो रेड कलर का एक हमारा थंबनेल आता है, मतलब उसका पेज का व्यू है, कुछ पेन का है, और आप उस पर चले जा सकते हैं, जिस पर हम कोशिश करेंगे कि ये सारी संकल्पनाएं जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो उस पर PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, PDF या फिर वर्ड के फॉर्म में, ठीक ना। मैं अपनी टेक्निकल टीम से आज ही कह दूंगा, जैसा भी पॉसिबल होगा वो हो जाएगा। फिर आता है डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस बोलते हैं द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत क्या होता है कि जैसे अद्वैतवादी सिद्धांत अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना, मोनोइस्टिक कंसेप्ट, उसके अपोजिट में होगा द्वैतवादी सिद्धांत, ठीक। इसमें क्या होगा कि ये कहता है कि कोई भी आपका ग्रह है, ठीक है ना, उसका जो उत्पत्ति हुआ है वो 2 तारों से हुआ है, ठीक ना, एक तारे से नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि कोई भी ग्रह की उत्पत्ति 2 स्टार के द्वारा हुई है, एक से नहीं हुई है, ठीक। इसी को हम लोग बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डुअलिस्टिक सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत मतलब बहुत सारे लोगों का आता है, जैसे आप देख रहे हैं चैम्बरलेन और मोल्टन का आता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स देते हैं, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रसल देते हैं, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑटो श्मिट देते हैं, ठीक। तो ये 4 थ्योरीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है। चैम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धांत समझना शुरू करते हैं। उसमें कुछ बातें कह रही हैं कि इनका जो बनना है वो कैसे हुआ है, ठीक ना, क्यों इसे आपका इतना ज़्यादा ये चीज़ें फेमस हुई, क्यों ये कहते हैं कि निहारिका या नेबुला से फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है चैम्बरलेन और मोल्टन। चैम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धांत ये है कि 1905 में, मतलब 1905 के दशक के आसपास, मतलब 1905 में इन्होंने कहा कि निर्माण जो है ग्रहों का वो आपके नेबुला से नहीं हुआ है। जो हॉट नेबुला आप लोग कहते हैं
कि कोई मूविंग नेबुला है या फिर हॉट नेबुला है उससे हो रहा है, ऐसा गलत है। ये कहते हैं कि जो निर्माण होता है वो ठोस पिंड से होता है। किससे होता है? ठोस पिंड, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट से जो है फॉर्मेशन हुआ है। ये कहते हैं कि शुरुआत में क्या होता है कि एक सन रहा होगा और दूसरा कोई और स्टार रहा होगा, जैसे ये डुअलिस्टिक थ्योरी है ना, तो एक सन है और दूसरा कोई और स्टार है। ये दोनों क्या करते हैं कि जब मान लीजिए सन बड़ा है और ये इसके पास पहुंचा, ठीक, सन बड़ा है और ये इसके पास पहुंचता है, तो दोनों में क्या होता है? आकर्षण शक्ति होती है। अब सूर्य का जो आपका सरफेस होता है उस पर ये पहुंचने के बाद टूट जाता है बुरी तरह से, ठीक ना। और टूटने से क्या होता है कि जितने आपके प्लैनेट्स दिख रहे हैं, चाहे वो अर्थ हो या बाकी प्लैनेट्स हो, उनका फॉर्मेशन होता है। आशा करता हूं आपको समझ में होगा। नहीं समझ में आ रहा, फिर से मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि सन है और एक और स्टार है। स्टार जो है सन के नज़दीक पहुंचा, सूरज की जो भी आकर्षण शक्ति है, जो भी उसका आपका अट्रैक्शन पावर है, ठीक है ना, उससे वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा और धरातल पर उसके पहुंचने के बाद, यानी कि उसके सरफेस पर आने के बाद टूट गया। और टूटने के बाद जो है वहाँ से फिर फर्दर ग्रहों का निर्माण हो रहा है। ये कहते हैं कि जैसे ये भी बता देंगे इस तरीके से कि कैसे ओरिजिन हो रहा है अर्थ का, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे है, समुद्र कैसे बना, वहाँ के महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कैसे बन रहे हैं, कैसे वहाँ के माउंटेन्स बन रहे हैं, सबका ये डिफाइन करने में एक तरह से सक्षम है। यानी कि ये कैपेबल था ये थ्योरी। चैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई 1905 के आसपास, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें यह बताया गया कि ग्रह जो थे, मतलब जो भी प्लैनेट है, वो हमेशा सॉलिड स्टेट में थे, लेकिन अर्थ जो था वो क्या था एक्चुअली? वो पहले लिक्विड थी। देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, इन्होंने कहा ठोस पिंड से बने, ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट्स थे वो हमेशा सॉलिड होने चाहिए, बट अर्थ क्या थी एक्चुअली? वो पहले लिक्विड थी, जो अभी हम लोग को जान पड़ता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि 9 ही क्यों बने, 18 क्यों नहीं बन गए, ठीक है। और जो मूवमेंट होती है, जैसे अर्थ मूव कर रही है, मतलब सॉरी, अर्थ जो है आपका रिवोल्यूट कर रही है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो क्यों हो रहा है? तो इस सब चीज़ों को जो है ये ठीक से नहीं बता पाया। फिर ये भी क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा ही क्यों बना, क्यों बाकी का नहीं बना? तो इस तरह से यहाँ पर ये फेल होता है चैम्बरलिन और मोल्टन का सिद्धांत। तो फिर आता है आपका टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स जो है ये 1919 के आसपास जो है इनका टाइडल हाइपोथेसिस आता है, यानी कि जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। तो टाइड मतलब आप जानते ही हैं, ज्वारीय परिकल्पना। इनके हाइपोथेसिस में क्या था? ये कहते थे कि जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें सन और कोई और स्टार था, ये तो ठीक है। अब ये दोनों नज़दीक भी आए, लेकिन फिर क्या हुआ? एक टाइड उद्भवन टाइप का है, जैसे ज्वारीय उद्भवन लिखते हैं, यानी कि टाइडल इवोल्यूशन हुआ, ठीक। टाइडल इवोल्यूशन नहीं, मतलब टाइडल कुछ फॉर्मेशन हुआ, टाइडल चेंजेस हुए। उसमें क्या हुआ कि जो आपका टोटल स्ट्रक्चर है, ठीक ना, सन का, उसका कुछ पोर्शन, सन का कुछ पोर्शन क्या हुआ कि एक फिलामेंट के रूप में आ गया। मैं उसकी फ़ोटो भी रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो ये देखिए, ये फ़ोटो मैं लेता आया हूँ जेम्स जीन की। तो कुछ यही था, इन्होंने कहा कि ऐसा टाइड आया कि ये टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और उस फॉर्मेशन से फर्दर क्या हो रहा है कि एक फिलामेंट का फॉर्म ले रहा है, ये पूरा जो है एक फिलामेंट की तरह से बन जा रहा है। और ये फिलामेंट जो है टूटता है, टूट के फिर इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स बनते हैं, और फिर क्या करता है, ये सूर्य का चक्कर लगाने लगता है, यानी कि आपका रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बन जाता है, ठीक। बाद में इसमें एक दो वैज्ञानिक लोग आए, जिसमें एक जेफरीज थे, जिन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए। फिर कहा कि एक अन्य तारा भी था, 2 तारों के अतिरिक्त 3 तारे थे टोटल, कोई सूर्य का साथी तारा था, इत्यादि चीज़ें जो है परिकल्पनाएं फिर सामने आती हैं, ठीक। तो चलिए फिर अगला देखते हैं, 1 सेकेंड, कट, ओके। चलिए, तो हम लोग ये देख चुके बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल। अब रसल की जो परिकल्पना है उसको हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल, तो इसको बोलते हैं रसल की द्वैतारक परिकल्पना। रसल की द्वैतारक परिकल्पना, ठीक।
रसल की द्वैतारक परिकल्पना क्या है? कह रहा है कि इसको जो लेके आए वो इससे पहले वाली जो थी, ठीक है ना, मतलब जो मैंने बताया कि जेफरीज जीन्स सिद्धांत परिकल्पना का ही एक संशोधन किया इन्होंने, कुछ उसमें जो है चेंजेस कर दिए, कुछ इम्प्रूवमेंट किया और फिर ले करके आए। इन्होंने कहा कि जो सन है वो बेसिकली कोई ओरिजिनेटर नहीं है बाकी ग्रह के लिए, प्लैनेट्स के लिए। मतलब सन इज़ नॉट द ओरिजिनेटर फॉर अदर प्लैनेट्स। स्टार्टिंग में क्या था कि सन वॉज नॉट अ लोन स्टार इन द यूनिवर्स, ठीक ना, उसके साथ में भी बहुत सारे तारे थे, उसका साथी तारा था, दोनों मिलकर के एक बाइनरी स्टार सिस्टम बनाते थे जिसे हिंदी में द्वैतारक प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इस एक तीसरा तारा भी था जो विपरीत दिशा में आता था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था और सूर्य के साथी तारे के निकट से गुजरता है। और सेम थ्योरी टाइडल वाली इसमें भी आती है कि एक ज्वार उत्पन्न होता है, एक टाइड आता है, टाइड आता है तो उससे ग्रहों का निर्माण जो है स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और सूर्य जो था, मतलब सन जो है, इन दोनों से दूर था, ठीक ना, इसलिए वो जो तीसरा वाला तारा था उसके प्रभाव से अछूता रहा, मतलब अनअफेक्टेड रहा, इसलिए सूर्य बच गया, लेकिन सूर्य का जो साथी तारा था वो मर गया, ठीक। तो ये थ्योरी मैंने बताया भी है कि आपको, नेमेसिस जो था वो साथी तारा कह सकते हैं सूर्य का, ठीक ना, कि जुड़वा बहन, उसका जुड़वा भाई, जो भी कहना चाहे, मैंने पढ़ाया भी अपने लेक्चर में, ठीक है। तो एक थ्योरी ये भी आई, इसमें जो है ये बात नहीं बताई गई, इस थ्योरी में जो कमी थी इसमें ये बात नहीं बताई गई कि जो साथी तारा था जब वो ख़त्म हुआ मान लीजिए, ठीक ना, तो उसका जो भी रेजिडुअल बचता है, जो भी उसके अपशिष्ट चीज़ें बचती हैं, ठीक ना, वो कहाँ गई, उस पर कोई बात फिर ये थ्योरी आगे नहीं बताती है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो श्मिट, यानी कि ऑटो श्मिट का अंतर तारक धूल परिकल्पना, अंतर तारक धूल परिकल्पना, ठीक ना, अंतर तारक धूल परिकल्पना जो है ऑटो श्मिट की आती है। ये थ्योरी दी गई 1943 में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। मैं जानता हूँ कि आज का लेक्चर थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है क्योंकि इसमें बोलने वाला पोर्शन ज़्यादा है और लिखा हुआ कुछ है नहीं, ठीक। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपको थ्योरीज जब मैं एक बार बता दे रहा हूँ तो ये थ्योरी आपको जहाँ भी मिलती है, ठीक है, आप इसके शॉर्ट नोट्स लाइक 30 लाइन्स बोल रहा हूँ, 8 लाइन्स, 10 लाइन्स, एटलीस्ट 6-7 लाइन्स, इतना भी मिलता है अगर आपको कहीं पे, तो आप उसको बस नोट कर लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे किसने दिया था, किसी भी बुक से, ठीक है ना, जिस बुक से आपको मिल जाता है या इंटरनेट पर मिल जाता है, आप अवेलेबल सोर्स खोज लीजिए। दूसरा मैंने बताया कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक। तो इसमें क्या था, ऑटो श्मिट जो थे वो रशियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1943 में ये बताया कि जो ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स है वो कैसे होती है, गैसेस से और फिर वाटर वेपर से हो रही है, ठीक है। उनके अनुसार क्या था कि जब सूरज जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो ये मैग्नेनिमस आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के पास से गुजर रहा था। ये जो अपना सूरज है वो एक बहुत ही बड़ी आकाशगंगा के पास से, गैलेक्सी के पास से गुजर रहा था। तो क्या हुआ कि अपनी आकर्षण शक्ति से, जो इसका अट्रैक्शन पावर था, उसने क्या किया कि कुछ वहाँ के क्लाउड्स, कुछ वहाँ के डस्ट, ऐसी चीज़ों को जो है, कुछ गैसियस को अपने ओर जो है क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, और फिर ये सामूहिक रूप से सब मिल करके कुमुलेटिवली घूमने लगे सन के आसपास, ठीक है। तो उनसे जो है तारों का निर्माण होता है, फिर ग्रहों का निर्माण होता है फिर, ठीक। और ये जो आपका हाइपोथेसिस था वो ये भी कहता है कि सूर्य और ग्रह, इन सब के बीच में आपका एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस है, ठीक ना। अब जैसे उसमें अलग अलग तरीके से इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक ना। फिर ये भी बताते हैं कि क्यों कोई ग्रह ज़्यादा तेज घूम रहा है, क्यों धीरे घूम रहा है, ठीक, यानी कि ग्रहों की गति में अंतर बताते हैं। सूर्य व ग्रहों की वर्तमान दूरी भी बताते हैं, जैसे इस जो आपका ऑटो श्मिट का था डस्ट वाला हाइपोथेसिस, इसमें इंटरस्टेलर डस्ट वाला, लेकिन इसमें ये नहीं बता पाते हैं कि जो गैस थे, डस्ट थे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको सन कैसे अपने ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दे आर बेसिकली such particle which cannot be attracted towards even a huge अगर फोर्स बहुत ज़्यादा भी लग रहा है फिर भी वो जो है उसकी ओर नहीं अट्रैक्ट होंगे, कुछ ऐसा फंडा है, ठीक है। फिर इसी में एक और आता है, फ्रेड होयल लेकर के आते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सीधे चलते हैं हम लोग मॉडर्न थ्योरी पे। मॉडर्न थ्योरी क्या है? मॉडर्न थ्योरी आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा
मानी जाने वाली थ्योरी है, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग थ्योरी है, वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी आपको पता है कि किसने दिया है। बिग बैंग थ्योरी में बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है, बट जो अभी मेन चल रहा है उसमें जॉर्ज लेमेंतेर का चलता है। जॉर्ज लेमेंतेर ने जो है इसको दिया था। इन्होंने क्या कहा कि जो भी पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति है, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, जो भी इनका ओरिजिनेशन है वो होता कैसे है, बिग बैंग थ्योरी के उससे होता है। बिग बैंग में क्या था कि सब कुछ जो है पहले एक जगह पर सीमित था, ठीक ना। 1927 के आसपास इन्होंने बताया, और फिर वेगनर ने इसी को चल के डिफाइन कर दिया। वेगनर ने कहा कि महाद्वीपीय विस्तार की सबसे पहले पैंजिया था, सब कुछ एक जगह पे था, धीरे 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 टूटा और फ्लोट करने लगा। जो पानी वाला पोर्शन था उसे पैंथलासा बोलते थे, जो सारा कॉन्टिनेंट था एक साथ में कॉन्टिनेंट, उसको पैंजिया बोलते थे, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंतर ने यह दिया। फिर स्फीति सिद्धांत या कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी जो ये आती है, ठीक ना, स्फीति सिद्धांत इसको बोलते हैं, ठीक। स्फीति सिद्धांत किसने दिया, एलन गुथ नामक व्यक्ति ने 1980 के आसपास में। बिग बैंग जो आपका सिद्धांत था, इससे पहले वाला जो बिग बैंग थ्योरी थी, उसी पर बेस्ड जो कहा कि जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, स्टार है, प्लैनेट है, इनकी जो ओरिजिनेशन है इसको बिग बैंग ठीक से नहीं बता पाता है। ये कहते हैं इसको बिग बैंग ठीक से नहीं बता पाता है, इसको बताएंगे हम लोग कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के थ्रू। इन्होंने कहा कि जो भी ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारी चीज़ विजिबल है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि पूरे यूनिवर्स में विजिबल यानी कि बहुत सारी चीज़ें दृश्य हैं या विजिबल है, ठीक ना। और इस दृश्य चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें अदृश्य भी हैं, ठीक ना, इनविजिबल, ठीक। अब होता क्या है कि जो मास और डेंसिटी आपके विजिबल चीज़ों का है, ठीक ना, उससे कहीं ज़्यादा मास और डेंसिटी इनविजिबल चीज़ों का है, ठीक। तो इन्हीं दोनों के मिलने से, विजिबल थिंग्स एंड नॉन इनविजिबल थिंग्स के मिलने से आपका पूरा गैलेक्सी बनता है। तो हम लोग जितनी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं वो बस विजिबल चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। लाइक वी डोंट नो व्हाट इज़ ब्लैक होल, हम एग्जैक्टली नहीं जान रहे हैं क्योंकि वो एक तरह की इनविजिबल चीज़ है जो हम नहीं जानते हैं अभी प्रॉपरली, ठीक है। फिर 1920 में हबल ने, जो एडविन हबल थे, उन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ दिए थे कि द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। एक हबल नाम का टेलीस्कोप भी है, ठीक है। तो उससे देख के बताया कि भाई ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि कोई स्टार आपसे 5 लाइट ईयर दूर है, ठीक ना, और 100 साल पहले की स्थिति निकालते हो तो पता चलता है कि 2 लाइट ईयर या 4.8 लाइट ईयर दूर है, ऐसे लीजिए थोड़ा, ठीक, या 4.95 लाइट ईयर दूर है। तो फिर आपको समझ में आया कि अच्छा पिछले 100 साल में जो है ये कुछ लाइट ईयर जो है ट्रेवल कर चुका है, ठीक है ना। इस चीज़ों से समझ में आया कि ओहो द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग नाउ। फिर अभी जो हमारे स्टीफन हॉकिंस थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें बताया कि बहुत पहले, मतलब लाइक 15 अरब वर्ष पहले, 15 बिलियन के आसपास, 150 बिलियन के आसपास, जो आपका ब्रह्मांड था, टोटल यूनिवर्स था, वो मटर के दाने के समान था। और फिर उसमें बिग बैंग होता है, महाविस्फोट होता है और धीरे धीरे एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग थ्योरी है वो बिग बैंग के बाद आपकी आती है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। तो यहाँ पर चीज़ें होती है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नई चीज़ें लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, यानी कि जियोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्या है। यहाँ पर लिख के पढ़ाई शुरू होगी, जिसका मैंने नोट्स बना के आपके लिए बहुत बढ़िया सा रखा हुआ है, ठीक है। एक एक चीज़ें मैं बताऊँगा कि किस तरह से जो भी है कैनेडियन शील्ड बनती है, और बहुत कुछ इसमें जो भी चीज़ें जानने की है विद मैप मैं जो है इस चीज़ों को क्लियर करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा, ठीक है। और लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।